हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर परीक्षा बिंदु चैनल। आज की क्लास ये पॉलिटी की क्लास है जिसमें हम भारत में नागरिकता के बारे में जानेंगे, यानी कि सिटीजनशिप क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नागरिकता भारतीय संविधान के अंदर हमने किस देश से ग्रहण की है। तो वो ग्रहण की हमने ब्रिटेन के संविधान से। और भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है भाई। जो भारत में नागरिकता है ये कैसी है भाई, तो एकल नागरिकता है भारत के अंदर, और वो हमने किस देश से ग्रहण की है, ब्रिटेन देश से ग्रहण की है। और संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन मिलता है। और संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपको जो है वो सिटीजनशिप के बारे में वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एकल नागरिकता क्या होती है। तो यानी कि जिस व्यक्ति के पास में किसी एक ही देश की जो है वो नागरिकता होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, एकल नागरिकता बोला जाता है। अब नागरिकता क्या होती है, तो जैसे हम भारतीय हैं तो हम भारतीयों के पास में क्या है, भारतीय देश की क्या है भी नागरिकता है, यानी कि हम भारत के क्या है, नागरिक हैं। तो नागरिक होने के लिए भी जो है वो कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो अगर हम अपने राज्य और इस संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं तो हम क्या कहलाएँगे भई, नागरिक कहलाएँगे। यानी कि कोई व्यक्ति जो अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, नागरिक कहा जाएगा। अब नागरिकता क्या है, तो किसी व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें उसे नागरिक के रूप में वह समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जैसे हम बात करें भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, तो अगर हमारे पास में भारत की नागरिकता है तो वो सारे मौलिक अधिकार हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या मिली हुई है, भारत की नागरिकता मिली हुई है। नागरिक को मिलने वाले सभी अधिकार विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है, जो भारतीय नागरिक होंगे उन्हीं को ही भारत के मौलिक अधिकार जो है वो प्राप्त होंगे। यानी कि सारे मौलिक अधिकार जो है वो सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त हो सकते हैं, किसी विदेशी व्यक्ति को जो है वो प्राप्त नहीं हो सकते। तो अब देखते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होती है, यानी कि वैश्विक जो नागरिकता है वो क्या होती है भाई। तो वैश्विक नागरिकता अब दुनिया भर के सभी लोगों की क्या है भाई, जिम्मेदारियां। यह अवधारणा चौथी शताब्दी के आसपास प्राचीन ग्रीस में उत्पन्न हुई और यूनानियों ने इसे कॉस्मोपॉलिटन शब्द जो है वो दिया। और कॉस्मोपॉलिटन शब्द का मतलब क्या होता है, दुनिया का नागरिक भाई, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का अर्थ क्या होगा, दुनिया का नागरिक। तो सदियों से एक वैश्विक नागरिक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ है जो सांसारिक होने, दुनिया भर में यात्रा करने और उसकी विविधता को अपनाने के साथ तालमेल बिठाता हो, तो उसको बोला जाएगा क्या, कि उस व्यक्ति को ग्लोबल सिटीजन बोला जाएगा, ठीक है। वैश्विक नागरिकता का निकटतम उदाहरण हम देख सकते हैं यूरोपीय संघ। और यूरोपीय संघ के अंदर कितने देश हैं भाई, तो यूरोपीय संघ के अंदर 27 सदस्य देश हैं भाई, ठीक है। जहां यूरोपीय संघ के देश का कोई भी नागरिक स्वतंत्र रूप से रह सकता है, काम कर सकता है, करों का भुगतान कर सकता है, अन्य सभी सदस्य देशों में मतदान कर सकता है। इस प्रकार इन व्यक्तियों को यूरोपीय नागरिकों के साथ-साथ उनके संबंधित राष्ट्रों के नागरिक भी माना जा सकता है। एक अन्य प्रकार की वैश्विक नागरिकता उन लोगों पर भी लागू होती है जिनके पास एक से अधिक क्या हो भी, पासपोर्ट हो। तो ये अपनी क्या है, ग्लोबल सिटीजनशिप है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपको जो है वो क्या मिलेगी, नागरिकता के बारे में वर्णन मिलता है। और भारत ने किस देश से नागरिकता जो है वो ग्रहण की हुई है, तो भारत ने ब्रिटेन देश से नागरिकता को जो है वो ग्रहण किया हुआ है। तो एक बात यहाँ पर ये भी समझ लो कि जब भारत में संविधान को अपनाया गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, तब 5 से लेकर 9 आर्टिकल को जो है वो लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के कितने आर्टिकलों को लागू किया गया था, तो भारत में 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था, जिसमें से नागरिकता से संबंधित 5 से लेकर 9 आर्टिकल तक जो है वो लागू किया गया था। तो संविधान बनने के समय पर नागरिकता का प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में मिलता है, आर्टिकल 5 में मिलता है। तो संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा, तो वो भारत को क्या कहलाएगा भाई, तो वो भारत का कहलाएगा नागरिक।
आर्टिकल 6 में मिलता है वर्णन, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। कौन सा आर्टिकल भाई? आर्टिकल 6। तो 19 जुलाई 1948 का महत्व यह है कि इस तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रवास के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली जो है वो शुरू हो गई थी। आर्टिकल 6 में क्या है? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए भारत में जो व्यक्ति आएंगे तो उनके बारे में नागरिकता का प्रावधान करता है संविधान का कौन सा आर्टिकल भी? आर्टिकल 6। भारत में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में यहाँ पर बात दी गई है आर्टिकल 7 में। तो मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान के लिए चले गए हों व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यानी कि मार्च 1947 के बाद में भारत से कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया हो तो उसको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। इसका वर्णन संविधान की कौन से आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 7 में मिलता है। आर्टिकल 8 में क्या वर्णन है? तो भारत में जन्मे किंतु विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर भारत की नागरिकता जो है वो मिल सकती है भाई, यदि वह अपने निवास के देश में भारत की राजनीतिक परिषद के प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसको भारतीय नागरिकता जो है वो मिल जाएगी। तो यानी कि भारत का कोई व्यक्ति वो विदेश में जो है वो रहता है, उसको कुछ शर्तों को पूरा करके भारत की जो है वो क्या मिल सकती है भी? नागरिकता मिल सकती है। और जहाँ पर वो रह रहा है तो वहाँ पर भारत की जो एम्बेसी है, अगर वहाँ पर नागरिकता से संबंधित अगर वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करवा देता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसका वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 9 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर भारत का कोई व्यक्ति है और उसने किसी अन्य देश की नागरिकता को हासिल कर लिया, ठीक है, प्राप्त कर लिया, तो ऑटोमेटिक उसकी भारत की नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है भी? अनुच्छेद 10 में आता है। जैसे आप देखते हो ना कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बन सकता है? 5 तरीकों से कोई व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक बन सकता है। पहला क्या भी? तो पहला होगा पंजीकरण के माध्यम से, ठीक है। सेकंड क्या? वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर और भूमि अर्जन के आधार पर जो है वो भारत की क्या मिल सकती है भी? नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। तो वह व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी एक के अधीन भारत का नागरिक है या उसको भारत का नागरिक समझा जाता है, तो ऐसे विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाए जाए वह भारत का क्या बना रहेगा भाई? भारत का नागरिक बना रहेगा। अनुच्छेद 11 में क्या वर्णन है? तो संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित राज्य विषयों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति जो है वो प्रदान करता है। तो इसका वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है भाई? तो इसका वर्णन आता है संविधान के आर्टिकल 11 में, ठीक है। मैंने आपको बताया है शुरू में ही कि भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 तरह से हम भारत की नागरिकता को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और इस अधिनियम को अब तक 8 बार जो है वो संशोधित किया जा चुका है। 1957 में, 1960 में, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में। तो जन्म से किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है? तो उसको समझो। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद भारत में हुआ हो तो वह व्यक्ति जन्म से भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। अपवाद राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे, यानी कि मान लो कोई भी राजनयिक का बच्चा भारत के अंदर उसका जन्म हो जाता है, कोई भी विदेश का व्यक्ति उसके बच्चे का जन्म भारत में हो जाता है तो उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसके लिए अधिनियम आता है 1986 के अंदर। इस अधिनियम में ये कहा गया कि मान लो कोई भी राजनयिक के बच्चे भारत के अंदर जन्म लेते हैं तो उनको नागरिकता इसी आधार पर मिलेगी अगर उस बच्चे के माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक होगा तो उस बच्चे को जो है भारत की नागरिकता दी जा सकती है। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता।
तो भारत के बाहर अन्य देश में 25 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, ठीक है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो वंश परंपरा के द्वारा भी जो है वो नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है वो किया गया था। पहले ये सिर्फ जो है वो पिता की नागरिकता के आधार पर ही जो है वो किसी बच्चे को जो है वो भारत की नागरिकता मिल सकती थी, लेकिन 1992 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है उसके तहत माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को भारत की क्या मिल सकती है भाई, नागरिकता मिल सकती है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता, तो भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो इसके लिए क्या क्या नियमों को जो है फॉलो करना पड़ेगा, तो वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पहले से भारत में रह रहा हो, पहले अधिनियम 1986 के अनुसार वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 5 से लेकर 7 वर्षों तक रहने का जो है वो प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। भूमि विस्तारण द्वारा, तो यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है, जैसे समझे उदाहरण के लिए 1974 में सिक्किम का विलय भारत में हो गया था, तो सिक्किम के जितने भी निवासी थे उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल गई थी। तो हमने देखा है कि भारत की नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, 5 तरीकों से: जन्म से, वंश से, पंजीकरण के माध्यम से, देशीयकरण के माध्यम से और भूमि विस्तार के द्वारा। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, तो इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। अब भारत में जन्म केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का क्या हो भी नागरिक हो, यानी कि जन्म से अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो उसको नागरिकता तभी दी जाएगी जब उसके माता पिता में से एक भारत का क्या होगा भाई, नागरिक होगा। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह की थी। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष की थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर जो है वो क्या होगा भाई, ये लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, तो भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है: अगर कोई व्यक्ति नागरिकता का त्याग कर दे, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले तो अपने आप ही उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर भारत सरकार निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है: अगर व्यक्ति संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखेगा और संविधान में आस्था नहीं रखेगा तो व्यक्ति की नागरिकता को छीना जा सकता है। युद्ध के समय अगर व्यक्ति शत्रु देश की सहायता करता है तो ऐसे व्यक्ति से नागरिकता छीनी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने कपटपूर्वक अर्थात गैर विधि रूप से भारतीय नागरिकता अर्जित की है तो उससे नागरिकता को छीना जा सकता है। देशीयकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष या अधिक की सजा दिए जाने पर भारत की नागरिकता को छीना जा सकता है। लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर व्यक्ति की जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी भाई, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 9 जनवरी को 2003 से
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा और आलम सिंघवी समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से भारत वापस आए थे भाई। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस को मनाते हैं। और इसकी मनाने की शुरुआत कब होती है? 2003 से, और फिर 2015 के बाद में ये हर 2 वर्ष में जो इसको मनाया जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लोकसभा में पास होता है 9 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा में पास होता है 11 दिसंबर 2019 को, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जो है वो किए जाते हैं 12 दिसंबर 2019 को, और देश में लागू होता है भी ये 10 जनवरी 2020 को। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये भारत में लागू कब होता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन आजकल। तो 10 जनवरी 2020 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू होता है। तो ये किसको नागरिकता देने से संबंधित रखता है? तो ये है भी नागरिकता 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले प्रवेश किया हो। तो किन लोगों के लिए है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और उसमें कौन कौन से धर्म के लोग जो है इनको नागरिकता मिलेगी? तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, यानी कि 6 समुदाय को भाई, ठीक है, 6 धर्मों के लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। और कितने देशों से संबंधित है? तो 3 देशों के व्यक्तियों को, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान भाई। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसमें क्या किया गया है 2019 वाले में? तो अब 11 वर्ष के बजाय 5 वर्ष रहने पर भारत में नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126वां बिल है, और इस अधिनियम द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पीड़ित कुल 6 धार्मिक अल्पसंख्यक को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आप सभी ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो अगर आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करेंगे तो हम आपके लिए एक बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई बेहतरीन क्लास के साथ में। शुक्रिया।